ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है यहाँ पर फिजिक्स का और इसमें चैप्टर चल रहा है मैक्सवेल समीकरण तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगें। और इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देखो, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व। देखो, ऊर्जा घनत्व का मतलब क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व का मतलब क्या है? आपको क्या करना है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का क्या लेना है? एकांक आयतन लेना है। क्या लेना है? एकांक आयतन लेना है। सबसे पहले आपको क्या लेना है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एकांक आयतन लेना है। एकांक आयतन का मतलब क्या है सर? एकांक आयतन का मतलब है आयतन की मात्रा कितनी हो? 1 हो। एकांक आयतन में जो ऊर्जा की मात्रा होती है, जो ऊर्जा की मात्रा होती है, जो मात्रा होती है उस मात्रा को क्या बोलते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। पुनः मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एकांक आयतन आपको लेना है। एकांक आयतन में फिर आपको जो ऊर्जा की मात्रा मिलती है उस ऊर्जा की मात्रा को आप क्या बोलते हो? ऊर्जा घनत्व बोलते हो। क्या बोलते हो? ऊर्जा घनत्व बोलते हो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका जो एरिया है उस एरिया का क्या लेना है? आपको एकांक आयतन लेना है। और एकांक आयतन में आपका जितना आपका हिस्सा होगा उस हिस्सा को आप क्या बोलते हो? ऊर्जा घनत्व बोलते हो। उसी प्रकार से आपको क्या करना है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का आपको क्या लेना है? एकांक आयतन लेना है। और इस एकांक आयतन में जो ऊर्जा की जो मात्रा होगी उस मात्रा को ही क्या बोलते हैं? ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, देखो। एकांक आयतन के लिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों की ऊर्जा की मात्रा ऐसे लिखो। यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन करो। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की ऊर्जा को यहाँ पर ऊर्जा की मात्रा लिख लो। ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इससे यूज से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? यूज से व्यक्त करते हैं, कैपिटल यूज से व्यक्त करते हैं। अब देखो इसका गणितीय विश्लेषण, इसका हमको क्या निकालना है? गणितीय विश्लेषण निकालना है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या याद होनी चाहिए? मैक्सवेल का तृतीय समीकरण आपको याद होनी चाहिए। इसमें मैक्सवेल का थर्ड समीकरण और मैक्सवेल का फोर्थ समीकरण यूज होने वाले, ये दोनों समीकरण आपको याद होने चाहिए, तभी आप ये डेरिवेशन कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? मैक्सवेल का तृतीय समीकरण लिखा है। मैक्सवेल के तृतीय समीकरण से आपको ये मिल रहा है, ये समीकरण आपको मिलेगी। अब इस जो मैक्सवेल का जो तृतीय समीकरण है, इस समीकरण को इसके साथ मैं क्या कर दूं? बी वेक्टर का अदिश गुणा कर दूं। बी वेक्टर का अदिश गुणा होने का मतलब क्या है यहाँ पर? सर यहाँ पर बी वेक्टर का अदिश गुणा होने का मतलब है आपको क्या करना है? बी वेक्टर डॉट करना है। क्या करना है? इस समीकरण का आपको क्या करना है? बी वेक्टर डॉट करना है। तो दोनों तरफ बी वेक्टर का अदिश गुणा करना है, मतलब आपको क्या करना है? बी वेक्टर डॉट करना है। तो देखो, बी वेक्टर यहाँ पर मैंने क्या किया? डॉट किया। देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है? बी वेक्टर डॉट करना है और यहाँ पर ही आपको क्या करना है? बी वेक्टर डॉट करना है। तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है इस प्रकार से, माइनस बी वेक्टर डॉट डी अपॉन डी टी बी वेक्टर। इसको मैं इस प्रकार से लिख दूँ, माइनस डी अपॉन डी टी कोष्टक बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये दोनों क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस डी अपॉन डी टी बी स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ तक आपको समीकरण नंबर 1 तक किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, समीकरण नंबर 1 तक आपको किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है? डी अपॉन डी टी बी स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है। इसका देखो, इसका मैं कुछ मान लिखना चाहूँ, माइनस डी अपॉन डी टी बी स्क्वायर को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ? ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है? बी स्क्वायर का अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है? टी के सापेक्ष करना है। तो सबसे पहले पावर क्या आ जाएगी? आगे आ जाएगी, तो 2 तो पावर आ जाएगी। फिर क्या होगा? पावर से एक माइनस होगी, फिर बी का होगा तो डी अपॉन डी टी बी आ जाएगी। ये थी, ये टर्म आपको समझ में आनी चाहिए, ये टर्म आपको समझ में आनी चाहिए। देखो, ये टर्म आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले देखो, यहाँ पर पुनः मेरी बात ध्यान से सुनना, माइनस डी अपॉन डी टी बी स्क्वायर। सबसे पहले क्या किया? इसका मैंने अवकलन किया, तो सबसे पहले पावर आगे आई, फिर पावर से क्या होगा? एक माइनस होगा, फिर पुनः आप बी के साथ क्या कर दो? अवकलन कर दो टी के सापेक्ष।
इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये जो समीकरण आपको मिल रही है, इस समीकरण में क्या कर दूँ, दोनों तरफ 1/2 से क्या कर दूँ, गुणा कर दूँ। इस समीकरण में मैं क्या कर दूँ, दोनों तरफ 1/2 से गुणा कर दूँ। तो दोनों तरफ 1/2 से गुणा करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, 1/2 से गुणा करने पर, तो देखो यहाँ पर देखो आप 1/2 से गुणा करो और यहाँ पर आप 1/2 से गुणा करो। यहाँ पर 1/2 से गुणा करने पर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो आपके पास ये समीकरण मिल रही है, ये मिल रही है। अब देखो यहाँ पर देखो b और यहाँ पर b, देखो मैं इसको इस प्रकार से लिख दूँ, -d/dt कोष्टक b इंटू बी, ये क्या हो जाएगा, -d/dt b² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समीकरण नंबर 2 का मान मैं कहाँ पुट कर दूँ, देखो समीकरण नंबर 2 ये है, -d/dt b² के मान के स्थान पर मैं क्या रख दूँ, ये मान रख दूँ। आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समीकरण 1 में आपको ये टर्म दे रखी है, इस टर्म के स्थान पर आपको क्या लिख देनी है, ये टर्म लिख देनी। अब ये कैसी आई, ये हमने सोल्व कर ली है, ये आप पुनः आप देख लेना एक बार। यहाँ पर आपको मान पुट कर देना है, यहाँ पर आपको क्या मान पुट करना है, -1/2 d/dt b², ये मान आपको यहाँ पर पुट करना है इसके स्थान में। तो आपके पास समीकरण नंबर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। समीकरण नंबर 3 तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समीकरण नंबर 3 तक आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। फिर देखो हम मैक्सवेल का चतुर समीकरण लेते हैं, मैक्सवेल की 4 समीकरण लेते हैं। तो मैक्सवेल की ये 4 समीकरण होती है, ये आप सभी जानते हो, ये मैक्सवेल की क्या होती है, 4 समीकरण होती है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैक्सवेल की 4 समीकरण तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैक्सवेल की 4 समीकरण में हम क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ ए वेक्टर का अदिश गुणा करेंगे। मैक्सवेल की जो 4 समीकरण है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ ए वेक्टर का क्या कर रहा हूँ, अदिश गुणा कर रहा हूँ। सर अदिश गुणा होने का मतलब क्या है, अदिश गुणा होने का मतलब है ए वेक्टर डॉट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ए वेक्टर डॉट कर रहा हूँ। एक बात ध्यान में रखना आपको, आप अगर ए वेक्टर डॉट कर रहे हो तो ये सदिश के साथ ही होगा। किसके साथ होगा, डॉट हमेशा सदिश के साथ होता है। यहाँ पर नियत और नियत मतलब कांस्टेंट के साथ नहीं होगा। किसके साथ नहीं होगा, कांस्टेंट के साथ अदिश गुणा नहीं होगा, केवल सदिश के साथ ये क्या होगा, गुणा होगा। तो आपको ये नज़र आ रहा है, देखो ये तो बाहर है, इसके साथ नहीं होगा, और ये एप्सिलॉन नोट इसके साथ होगा, यहाँ पर इसके साथ होगा और इसके साथ होगा। देखो ये दोनों यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, ए वेक्टर का अदिश गुणा किया, मतलब ए डॉट किया। तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी। फिर आपने क्या किया, इसके साथ क्या कर दिया, ए वेक्टर का डॉट कर दिया। फिर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर ए वेक्टर का डॉट कर दिया। तो आपके पास क्या मिल गई, ये समीकरण मिल गई, ये समीकरण मिल गई। तो इस समीकरण को देखो, यहाँ पर एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये चीज़ देखो, इसको आप पुनः एक बार देखो। इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो ये इस प्रकार से ए वेक्टर डॉट d/dt ए वेक्टर है। सर मैं इसको इस प्रकार से लिख दूँ, d/dt ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, सर इसको लिख सकते हैं d/dt e² लिख सकते हैं। बोलो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास समीकरण नंबर 4 आ जाएगी। समीकरण नंबर 4 तक आपको किसी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अब देखो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको हमें लिखना है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d/dt e² है। पहले मैं क्या कर दूँ, e का अवकलन करूँ, तो पहले पावर आगे आएगी, फिर क्या होगा, पावर से -1 होगी, फिर इस a का होगा तो d/dt e होगा। तो बोलो यहाँ तक आपको देखो, ये मैंने लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये टर्म लिख सकता हूँ। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस जो समीकरण आपको नज़र आ रही है, ये आपको जो समीकरण नज़र आ रही है, इस समीकरण में मैं क्या कर दूँ, दोनों तरफ 1/2 से क्या कर दूँ, गुणा कर दूँ। दोनों तरफ 1/2 से गुणा करने पर देखो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल होगा। फिर देखो यहाँ पर जो ये टर्म नज़र आ रही है आपको, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आपको नज़र आ रही है, इसको मैं लिख सकता हूँ d/dt e.e। तो यहाँ पर ये बन जाएगा d/dt e² बन जाएगा। समीकरण नंबर 5 तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समीकरण नंबर 5 तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समीकरण नंबर 5 का मान मतलब d/dt e² का मान,
डी अपॉन डी टी ई स्क्वायर का मान आपके पास ये मान आपको रखना है। कहाँ पर रखना है? समीकरण नंबर 4 में रखना है। तो देखो समीकरण नंबर ये रही 4, यहाँ पर आपको समीकरण नंबर आपको 4 नज़र आ रही है। इसके स्थान पर आपको क्या मान पुट कर देना है? इसके स्थान पर आपको 1/2 डी अपॉन डी टी ई स्क्वायर मान आपको पुट कर देना है। ये मान आपको यहाँ पर पुट करना है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो और आपके पास क्या आ जाएगा? फिर मैंने क्या किया है, जो म्यू नॉट है इस म्यू नॉट को क्या कर दिया? अंदर गुणा कर दिया। म्यू नॉट को अंदर गुणा किया तो समीकरण नंबर आपके पास क्या आ गई? 6 आ गई। अब आपको क्या करना है? समीकरण आपके पास 6 है और समीकरण नंबर आपके पास 3 आई है और समीकरण नंबर 6 इससे घटा दो। समीकरण 3 और समीकरण 6 को मैंने क्या किया? यहाँ पर माइनस किया। तो देखो माइनस करने पर ये तो टर्म आपकी किसकी है? समीकरण 3 की है और ये टर्म आपकी किसकी है? समीकरण 6 की है। दोनों टर्म को मैंने क्या कर रहा हूँ? माइनस कर रहा हूँ। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों टर्म क्या हो रही है? यहाँ पर माइनस हो रही है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। देखो यहाँ पर देखो, इसको आप माइनस करोगे, इसको आप माइनस करोगे तो ये टर्म भी माइनस की और ये टर्म भी क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। ये आप ध्यान में रखना। इस पूरी टर्म को आप माइनस करोगे, इस पूरी टर्म को माइनस करने का मतलब है जो प्लस वाली जो टर्म है वो माइनस हो जाएगी। मतलब ये टर्म भी माइनस की हो जाएगी और ये टर्म भी माइनस हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये टर्म भी आपको माइनस की मिल रही है और ये टर्म भी आपको माइनस में मिल रही है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ परिवर्तन इसमें इस प्रकार से मैं लिखता हूँ। देखो इस टर्म को और इस टर्म को मैं एक साथ लिख रहा हूँ। देखो मैंने इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ लिखा है और इसको मैंने क्या लिख दिया? अलग लिख दिया। इसको मैंने अलग लिख दिया। देखो इन दोनों टर्म को एक साथ लिखने पर देखो इस टर्म को और इस टर्म को मैंने देखो एक साथ लिखा है और इसको मैंने अलग लिखा है। इसके बाद देखो इन दोनों टर्म से आपको क्या कॉमन चीज़ नज़र आ रही है? एक तो ये टर्म आप देखो और एक आप ये टर्म आप देखो। इन दोनों टर्म से आपको कॉमन चीज़ नज़र आ रही है माइनस डी अपॉन डी टी। में क्या ले रहा हूँ? दोनों में से कॉमन ले रहा हूँ। इन दोनों टर्म से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ? ध्यान से देखना। इन दोनों टर्म से मैं कॉमन ले रहा हूँ, इन दोनों टर्म से मैं कॉमन ले रहा हूँ माइनस डी अपॉन डी टी। दोनों टर्म से मैं कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर क्या बच रहा है? अंदर देखो यहाँ पर क्या बच रहा है? बी स्क्वायर और अपॉन में 2 बच रहा है। बी स्क्वायर अपॉन में 2 और देखो यहाँ पर क्या माइनस मैंने बाहर ले लिया तो प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और ए स्क्वायर अपॉन 2 बच रहा है। तो यहाँ पर आपके पास समीकरण नंबर क्या आ गई? ए आ गई। समीकरण नंबर ए तक इसमें मैंने कुछ नहीं किया, केवल कॉमन लिया है। कॉमन मैंने क्या लिया? डी अपॉन माइनस डी अपॉन डी टी मैंने यहाँ पर कॉमन लिया और मैंने कुछ यहाँ पर परिवर्तन नहीं किया। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है, देखो उसको ध्यान से। डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट कोष्टक डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं। आपको क्या करना है? ए वेक्टर के स्थान पर आपको लिखना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के स्थान पर आपको क्या लिखना है? बी वेक्टर लिखना है। तो आपके पास ये फार्मूला बनेगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें ये आपको याद रखनी है जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो। ये चीज़ें देखो यहाँ पर आपको चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पर ये फार्मूला मैं इस प्रकार पर रखूँ, यहाँ पर इसके स्थान पर मैं क्या रखूँ? ए के स्थान पर ए वेक्टर रख दूँ और बी के स्थान पर बी वेक्टर रख दूँ। क्या रख दूँ? बी वेक्टर रख दूँ। तो इसका मान क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ये मान यहाँ पर मिलेगा हमें। समीकरण नंबर बी देखो, समीकरण नंबर ए और समीकरण नंबर बी देखो। समीकरण नंबर ए और समीकरण बी की LHS देखो। ये दोनों टर्म आप देखो, यहाँ पर ये टर्म देखो और आपको ये टर्म आपको यहाँ पर देखनी है। दोनों टर्म क्या सेम है तो इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ? इसके स्थान पर मैं ये टर्म लिख सकता हूँ। तो समीकरण ए व समीकरण बी से समीकरण ए व समीकरण बी का मतलब है इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ? इसके स्थान पर सर हम लिख सकते हैं डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकता हूँ। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए? दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो समीकरण ए व समीकरण बी से आपको ये टर्म आपको मिलेगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ? जो आपको ये समीकरण मिल रही है इस समीकरण में मैं क्या कर दूँ? म्यू नॉट का भाग देने पर कंप्लीट समीकरण में मैं क्या कर रहा हूँ? म्यू नॉट का भाग दे रहा हूँ। तो देखो म्यू नॉट का भाग दो यहाँ पर देखो म्यू नॉट का भाग देने पर यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ? म्यू नॉट लिख दूँ और इसमें म्यू नॉट का भाग दूँ तो यहाँ पर म्यू नॉट आ जाएगा और यहाँ से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से म्यू नॉट कैसे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आ जाएगा।
पुनः मेरी बात ध्यान से देखना, इसमें यहाँ पर क्या लिख दूंगा, म्यू नॉट का भाग दूंगा तो यहाँ पर म्यू नॉट लिख दूंगा, और b²/2 यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, म्यू नॉट लिख दूँ, और इसमें यहाँ पर मैं म्यू नॉट लिखूंगा तो म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, और इसमें मैं नीचे म्यू नॉट लिखूंगा तो यहाँ पर ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। ये आपको, तो आपके पास देखो ये समीकरण आपको प्राप्त होगी, ये समीकरण आपको प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंटिंग सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग सदिश। अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा वो यही होगा, पॉइंटिंग सदिश। इसको क्या बोला गया है, पॉइंटिंग सदिश बोला गया है, और इसको क्या बोला गया है, ऊर्जा बोला गया है। क्या बोला गया है, ऊर्जा बोली गई। ऊर्जा जो किससे लिखते हैं, कैपिटल यू से लिखते हैं, और इससे किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। यहाँ पर आपको इस समीकरण में आपको दो चीज़ नज़र आ रही है। एक तो आपको इसको ध्यान से देखना, इसको क्या नाम दिया गया है, इसको पॉइंटिंग सदिश नाम दिया गया है, पॉइंटिंग सदिश नाम दिया गया इसको, और इसको दिया गया है, इसको नाम दिया गया है ऊर्जा यू। अब देखो यहाँ पर ये तो क्या है, पॉइंटिंग सदिश है, पी वेक्टर है। पॉइंटिंग सदिश का मतलब है विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो फ्लक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग सदिश बोलते हैं। देखो यहाँ पर बी वेक्टर के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, बी वेक्टर के स्थान पर म्यू नॉट एच वेक्टर लिख सकता हूँ। ये हमने कहाँ पढ़ा था, चैप्टर नंबर पदार्थ में विद्युत क्षेत्र में पढ़ा था। जो हमने इससे पिछले वाला तो चैप्टर पढ़ा था पदार्थ में विद्युत क्षेत्र, वहाँ पर हमने पढ़ा था बी वेक्टर। एस वेक्टर क्या है, यहाँ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र है। क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र है। तो ये मान आप यहाँ पर रख दो, बी वेक्टर के स्थान पर आप क्या रख दो, म्यू नॉट एस वेक्टर रख दो, तो आपके पास पॉइंटिंग सदिश ही आ जाएगा। और यहाँ से देखो म्यू नॉट और म्यू नॉट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉइंटिंग सदिश ही आ जाएगा। अगला तो टॉपिक है वो पॉइंटिंग सदिश ही आपको ध्यान में रखना है। और इसको मैंने क्या माना है, यू माना। यू यहाँ पर क्या है, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा। अब इसको हम सिद्ध करते हैं ऊर्जा। देखो समीकरण नंबर आपसे दे देना, समीकरण नंबर आपको सी आपको याद रखना। देखो अब यहाँ पर मैंने मान रखा है, देखो आप यहाँ पर देखो इसके स्थान पर मैंने क्या रख दिया, आप यहाँ पर देखो इसके स्थान पर मैंने क्या रख दिया, पी वेक्टर रख दिया, और इसके स्थान पर मैंने क्या रख दिया, यू रख दिया। क्या रखा है, यू रखा है। तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये मैंने जैसे, और माइनस मैंने क्या ले लिया, बार कॉमन ले लिया। इस प्रकार से था d/dt/u माइनस ए वेक्टर और जे वेक्टर एफ था। इस प्रकार से था, माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, और ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर एफ और प्लस d/dt/u। यहाँ पर जे वेक्टर एफ लगा लेना, जे वेक्टर एफ। अब देखो यहाँ पर, अब मैं दोनों तरफ क्या ले लूँ, बंद आयतन समाकलन लेने पर, दोनों तरफ क्या लेने पर, बंद आयतन समाकलन लेने पर, दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, बंद आयतन समाकलन कर रहा हूँ। तो बंद आयतन समाकलन का मतलब है यहाँ पर आप पहले तो समाकलन और ये बंद और ये आयतन, मतलब डीवी आएगा। क्या आएगा, देखो यहाँ पर डीवी आपको नजर आ रहा है, दोनों तरफ आपको क्या नजर आ रहा है, डीवी आपको नजर आ रहा है। समीकरण नंबर 7 आ गई। दोनों तरफ बंद समाकलन लेने पर आपके पास क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 7 आ जाएगी। फिर आप लिखो गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय से। गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय आपकी क्या कहती है, गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय ये कहती है आयतन बंद आयतन समाकलन को पृष्ठ आयतन समाकलन में परिवर्तन कर सकते हैं। गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय क्या करती है, जो आयतन समाकलन है, बंद आयतन समाकलन है, वो क्या किस में परिवर्तन कर देती है, पृष्ठ आयतन समाकलन में परिवर्तन करती है। तो ये आपकी क्या है, गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय। अब मैं यहाँ पर ए वेक्टर के स्थान पर क्या लिख दूँ सर, ए वेक्टर के स्थान पर मैं पी वेक्टर लिख दूँ। क्या लिख दूँ, पी वेक्टर लिख दूँ। तो आपके पास ये समीकरण नंबर 8 आ जाएगी, समीकरण नंबर 8 आ जाएगी। सर समीकरण नंबर जो 8 है, जो कि RHS है, ये किसको व्यक्त कर रही है सर, ये व्यक्त करती है चुंबकीय, ये जो व्यक्त करती है विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंगों का फ्लक्स है, तरंगों का फ्लक्स को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है, तरंगों का फ्लक्स को व्यक्त करती है, व्यक्त करती है।
ये तो सब 8 समीकरण है। अब देखो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का फ्लक्स है। क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का क्या फ्लक्स है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का फ्लक्स आप ये जानते हो ये होता है। यहाँ पर ये बन समाकलन बन पथ, यहाँ पर ये एस का मतलब क्या है, पृष्ठ है, मतलब बन पृष्ठ का समाकलन है, बन पृष्ठ का समाकलन है, तो पी वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो आपके पास ये मान आया था, देखो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपके पास इसके स्थान पर मैं क्या मान पुट सकता हूँ, ये मान पुट सकता हूँ। आप पुनः आप समीकरण जाओ, समीकरण आप 7 में जाओ, समीकरण आपका 7 ये रही, इसके स्थान पर मैं क्या मान पुट कर सकता हूँ सर, इसके स्थान पर देखो ये मान मैं पुट कर सकता हूँ, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके स्थान पर मैं ये मान पुट कर दूँ तो देखो आपके पास ये मान आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये टर्म आपके पास, ये तो जैसी है वैसी ही लिखी है मैंने, इसमें कोई परिवर्तन, इसमें मैंने परिवर्तन किया। अब देखो ये समीकरण 9 है, समीकरण 9 की ये LHS है। क्या है, LHS, ये किसको व्यक्त कर रही है, यहाँ पर ये चीज़ मैंने लिखी हुई है। समीकरण 9 का LHS विद्युत चुम्बकीय तरंगों के फ्लक्स को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का फ्लक्स को व्यक्त करता है। यदि क्षेत्र संपूर्ण ब्रह्मांड हो, यदि हम क्षेत्र क्या ले लें, संपूर्ण ब्रह्मांड को ले लें, तो निर्गत जो फ्लक्स है, जो निर्गत जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो फ्लक्स है वो कितना होता है, 0 होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए ये चीज़ संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए फ्लक्स का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ये आप सभी जानते हो। संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए फ्लक्स का मान कितना होता है, 0 होता है। ये आप सभी जानते हो, ये सभी जानते हो। तो इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूँ मैं, 0 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, किसकी बात करें, संपूर्ण ब्रह्मांड की बात करें। किसकी बात करें, संपूर्ण ब्रह्मांड की बात करें। अगर आपको फ्लक्स अच्छे से तैयार नहीं है तो आप चैप्टर नंबर 1 में जाओ, वहाँ पर फ्लक्स पढ़ो। तो संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए जो फ्लक्स का मान आता है वो कितना आता है, 0 आता है। तो इसके स्थान पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर 0 लिखा है। और देखो इस टर्म को मैंने क्या भेज दिया, इधर भेज दिया। एक दोनों में से आपको एक टर्म को भेज देना है, तो एक टर्म को इधर भेजने के पास आपके पास समीकरण नंबर क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। समीकरण नंबर आपके पास क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। देखो दोनों तरफ क्या हो रहा है, आयतन समाकलन हो रहा है, बन आयतन समाकलन है। दोनों तरफ क्या है, बन आयतन समाकलन है। तो यहाँ पर बन आयतन समाकलन है, तो दोनों की बन आयतन समाकलन की मैं क्या कर दूँ, तुलना कर दूँ। दोनों तुलना करने पर यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा डी अपॉन डी टी यू बराबर, डी अपॉन डी टी यू बराबर और ए वेक्टर इन डॉट जे वेक्टर। ये आपको ध्यान में रखना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ पहले आपको लिखनी है। ये हम जानते हैं कि कार्य करने की दर या ऊर्जा का प्रवाह का दर होता है वो ये होता है, मतलब कार्य करने की जो दर होती है ये आप लिख सकते हो ऊर्जा प्रवाह की दर। तो ये क्या होती है, माइनस डी अपॉन डी टी, डब्लू बराबर इसको लिखा जाता है ए वेक्टर डॉट जे वेक्टर लिखा जाता है। ये चीज़ आप मैकेनिक्स में पढ़ चुके हो, ये चीज़ आप कहाँ पर पढ़ चुके हो, मैकेनिक्स में आप पढ़ चुके हो। ये चीज़ आप मैकेनिक्स में पढ़ चुके हो, सेमेस्टर फर्स्ट में आप पढ़ चुके हो। तो ये मान यहाँ पर पुट कर दो आप। इसके स्थान पर मैं क्या मान पुट कर सकता हूँ, इसके मान पर स्थान पर मैं कर सकता हूँ माइनस डी अपॉन डी टी डब्लू पुट कर सकता हूँ। ये क्या होती है, कार्य करने की दर होती है। क्या करती है, कार्य करने की दर होती है। और यहाँ पर देखो पहले से माइनस है और यहाँ पर एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास देखो बंद आयतन समाकलन, बंद आयतन समाकलन डी अपॉन डी टी यू और डी वी बराबर, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बंद आयतन समाकलन डी अपॉन डी टी डब्लू डी वी आ जाएगा। ये समीकरण आपके पास आ जाएगी। देखो ये समीकरण पास आपके पास आ जाएगी। अब इस समीकरण में आप क्या कर दो, तुलना कर दो। किसकी तुलना करना है सर, हमें इसकी तुलना करना, बन आयतन समाकलन की क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। तो दोनों तरफ क्या है, बन आयतन समाकलन है। तो यहाँ पर आप देखो वी लगा लेना, यहाँ पर आप क्या लगा लेना, वी लगा लेना। तो दोनों तरफ बन आयतन समाकलन की तुलना करने पर आपके पास यू बराबर क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा। देखो दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, एक तो बन आयतन समाकलन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बन आयतन समाकलन मिल रहा है। सर एक चीज़ और मिल रही है हमें, डी अपॉन डी टी की तुलना कर दे। दोनों तरफ डी अपॉन डी टी की तुलना कर दे, तो दोनों तरफ डी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, देखो डी अपॉन डी टी, ये दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से बन आयतन समाकलन किस प्रकार से करेंगे, दोनों तरफ क्या आ रहा है,
सेम नज़र आ रही है, दोनों तरफ बराबर नज़र आ रहा है आपको, इधर ही बन आयतन से मार्क लेना, इधर भी बन आयतन से मार्क लेना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी की चीज़ कैंसिल क्या नहीं हो रही, यहाँ पर यू कैंसिल नहीं हो रही है और डब्लू कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो ये समीकरण आपके पास मिल जाएगी, ये समीकरण आपके पास मिल जाएगी। अब देखो समीकरण 13 में उपस्थित यू विद्युत चुम्बकीय तरंगों के ऊर्जा घनत्व को व्यक्त करता है। यहाँ पर जो समीकरण जो 13 है इसमें जो यू है ये किसको व्यक्त करता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के ऊर्जा घनत्व को व्यक्त करता है, जो हमने समीकरण सी में लिखा था। ये मान समीकरण सी में हमने यू का मान क्या लिखा था, समीकरण सी में हमने यू का मान ये लिखा था, ये लिखा था। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, चौगदा नाम दे देना, समीकरण क्या दे देना, इसको चौगदा नाम दे देना। अब हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में जो संबंध होता है वो निम्न होता है। ये चीज़ आप पढ़ चुके हो, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में आप संबंध आप पढ़ चुके हो। ये संबंध होता है E बराबर, ध्यान से देखना, E बराबर बी वी होता है। यहाँ पर V क्या होता है, वेग होता है, ध्यान से देखना, और E क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। और B क्या होता है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तीन चीज़ यहाँ पर है, ध्यान से देखना। यहाँ पर E क्या है यहाँ पर E क्या है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र है। और B यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। और यहाँ पर V क्या है, यहाँ पर V क्या है, V यहाँ पर वेग है। क्या है, वेग है। तो यहाँ पर मैं B के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर मैं B का मान निकालूँ तो B बराबर क्या आ जाएगा, E अपॉन V आ जाएगा। ये आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये B का मान मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो देखो क्या समीकरण मिलेगी। डी का मान समीकरण 14 में रखने पर आपके पास ये मान आ जाएगा। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार प्रूफ करा चुका है आपसे, कई बार एग्जाम में ये क्या हुआ है, प्रूफ आपको पूछा जा सकता है, प्रूफ डेट लिखा हुआ आएगा और ये आपको समीकरण। तो कई बार क्या होता है, ये आ जाता है। कई बार एग्जामिनर क्या बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है। ज्ञानी किस प्रकार से बनता है, यहाँ पर V के स्थान पर कुछ मान आपको रहता है। V बराबर क्या होता है, देखो यहाँ पर देखो, ये जो आपको V नज़र आ रहा है, ये आपको V नज़र आ रहा है, इसका जो मान होता है V बराबर होता है 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन। V बराबर क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन होता है। ये मान यहाँ पर आप पुट करोगे तो देखो पुनः ध्यान से देखना, V बराबर क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन, वर्ग करो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो V स्क्वायर बराबर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन। म्यू स्क्वायर के स्थान पर ये आपको मान पुट करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन। देखो म्यू नॉट से म्यू नॉट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ये जो चीज़ है ये ऊपर चली जाएगी, यहाँ पर ये ऊपर चली जाएगी इस प्रकार से। तो देखो देखो यहाँ पर ये चीज़ कैंसिल और ये ऊपर चली जाएगी, तो ये आपके पास ये समीकरण आपको प्राप्त होगी। तो 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ये आप सभी जानते हो। आपके पास ये समीकरण आ जाएगी। कई बार एग्जाम में ये भी आया हुआ है, कई बार एग्जाम में ये भी आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से इसको तैयार करना है। 2 यूनिट के आपको मैंने क्या बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अब आपको केवल 2 यूनिट के और बताने, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने। इसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे फिजिक्स के। और इसमें आपको एक चैप्टर और है, इसमें आपके एक चैप्टर और है, वो चैप्टर ये है पॉइंटिंग सदिश क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का ऊर्जा फ्लक्स या पॉइंटिंग सदिश। ये एक लास्ट टॉपिक है आपका, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको।